हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेव मैकेनिक्स का पार्ट 3 करेंगे। इसके पहले हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन इच। आज ये लास्ट पार्ट करेंगे। इस पार्ट में हमारा मेन फोकस रहेगा डॉपलर इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग चालू करते हैं 41 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। तो देखिए 41 क्वेश्चन मैं आप ऊपर स्क्रीन पे है, मैं रीड करता हूं। A tuning fork is used to produce a resonance in a glass tube. The length of the air column in this tube can be adjusted by a variable piston. At room temperature of 27 degrees Celsius, 2 successive resonances are produced at 20 centimeter and 73 centimeter column length. If the frequency of the fork is 320 Hz, the velocity of sound in air is. ये नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। इस क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन भले ही रीड करने के लिए बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत सिंपल। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक ट्यूनिंग फॉर्क है जो ग्लास ट्यूब में रेजोनेंस प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, जो 2 रेजोनेंस लेंथ प्रोड्यूस करके देता है। कौन कौन सी 2 रेजोनेटिंग लेंथ्स हैं? L1 is 20 सेंटीमीटर एंड L2 is 73 सेंटीमीटर। सही है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क जो है N, वो है 320 हर्ट्ज। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर क्या होगा? तो यू शुड नो फॉर रेजोनेंस, जो ये N होता है ये V/2 L2 माइनस L1 होता है, लेंथ 2 माइनस लेंथ 1। तो यहां से मेरे को वेलोसिटी चाहिए, तो ये उधर जाएगा तो इट विल बी 2N L2 माइनस L1। तो 2 इंटू 320, L2 कितना है? L2 73 माइनस 20, बट ये सेंटीमीटर्स में है इसलिए 10⁻⁻² ताकि मीटर में बन जाए। नाउ प्लीज सी हियर, 32 इंटू 2 64, 640 हो जाएगा। 73 माइनस 20 इज 53 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब ये -2 हटा देता हूं मैं तो ये 6.4 हो जाएगा इंटू 53। नाउ यू कैन सॉल्व 53 इंटू 6.4। 4 3 is 12, 5 4 is 20 plus 1 21, 6 3 is 18, 8 plus 1 6 5 is 30 plus 1 31, so 2933 एक के बाद पॉइंट है, so it comes out to be 339.2 मीटर पर सेकेंड। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। रेजोनेटिंग लेंथ 2 दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो रेजोनेंस के लिए वेलोसिटी का रिलेशन इस तरीके से निकाला जाता है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, 339.2 is your second option which is given as 339। तो ये क्वेश्चन नंबर 41 है। ठीक है, देख लो, रीड कर लो क्वेश्चन को भी। रेजोनेटिंग लेंथ, फ्रीक्वेंसी दिया है, रेजोनेंस के लिए वेलोसिटी पूछा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42। देखो क्वेश्चन नंबर ऊपर है, मैं रीड करता हूं। 2 cars moving in opposite direction approaches each other with speed of 22 meter per second and 16.5 meter per second respectively. The driver of the first car blows a horn having a frequency 400 Hz. The frequency heard by the driver of the second car is. Velocity of sound is 340 meter per second. Again, this is a NEET question 2017. Now, this question number 42. This question number 42 is based on Doppler effect. 2 कार है, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। Let's say this is car 1, this is car 2. कार 1 की स्पीड है 22 मीटर पर सेकेंड, कार 2 की स्पीड है 16.5। अब पहली जो कार है ये ब्लो करती है हॉर्न, तो दिस इज दी सोर्स। ठीक है, ब्लो कर रही है हॉर्न विथ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज के साथ। तो अब दूसरा वाला कितना सुनाई देगा? ठीक है,
क्योंकि वो ऑलरेडी चल रहा है 16.5 के साथ और दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, अप्रोच ईच अदर, तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा सुनाई देगा अपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो कितना अपरेंट फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई देगा, ये क्वेश्चन है। देख लो, सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट के ऊपर है। तो कार 1, ठीक है, वो क्या है आपका सोर्स है, क्योंकि हॉर्न ब्लो कर रहा है। कार 2 ये जो है ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो दिया है 22 मीटर पर सेकेंड। ये ऑब्जर्वर है, इसकी वेलोसिटी दिया है 16.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्चुअली सोर्स कितने फ्रीक्वेंसी के साथ साउंड एमिट कर रहा है? इट इज एमिटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज, ठीक है। नाउ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन एज 340 मीटर पर सेकेंड। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है बच्चों लोग, आपको पता है ना, अपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, है ना। जैसे ही दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, एक सोर्स और एक ऑब्जर्वर के बीच में, तो साउंड कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, ठीक है। एक्चुअल में चेंज नहीं होता है, बट इट इज अपरेंट चेंज। जैसे कि आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ट्रेन दूर से आ रही है विसिल करते हुए, तो जैसे जैसे ट्रेन नजदीक आती है तो साउंड बढ़ता है उसके ब्लो का, विसिल का, है ना। तो क्या एक्चुअल में ट्रेन आपके नजदीक आने के बाद जोर से विसिल करती है क्या? नहीं। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है विस्लिंग का ट्रेन का, वो तो सेम होता है, बट ड्यू टू द रिलेटिव मोशन जैसे जैसे वो आपके नजदीक आते हैं आपको ज्यादा सुनाई देता है। दिस इज नथिंग बट डॉपलर इफेक्ट, अपैरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो अब यहाँ पे दो कार है, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, एक साउंड दे रहा है, दूसरा ऑब्जर्वर की तरह बिहेव कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो दूसरे को क्या मिलेगा? जो साउंड सुनाई देगा वो ज्यादा ही सुनाई देगा, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट का ये कौन सा केस हो गया? बोथ source and observer are moving towards each other। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पास मूव कर रहे हैं। तो जब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पास मूव कर रहे हैं, तो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला Na इज इक्वल टू N इंटू VO। अब दोनों एक दूसरे के पास मूव कर रहे हैं तो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इसलिए ऊपर पॉजिटिव V माइनस VS। V is velocity of sound, VO velocity of observer, velocity of source is VS। तो ये Na निकालना है हमको। तो N is 400, V is 340, this is VO which is 16.5, this is 340, VS is 22, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा 400, 340 प्लस 16.5 will be 356.5, 340 minus 22, 340 minus 22 will become 318, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के लिए हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम इसको 360 एज्यूम कर लेते हैं और इसको 320। तो ये क्या हो जाएगा? 0 0 कट जाएगा और ये 4 8 जा 4 9 जा हो जाएगा, है ना। और फिर ये भी कट जाएगा, 8 1 जा 8 5 जा, तो 50 इंटू 9 अप्रोक्सीमेटली 9 5 45, तो इट विल बी 450 हर्ट्ज। तो कौन सा ऑप्शन 450 हर्ट्ज के करीब है वो ढूंढना है हमने। एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज 448 हर्ट्ज। तो ये डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन था बच्चा लोग। सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के पास मूव कर रहे हैं, तो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, इसलिए ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है। सोर्स पहली कार है जिसकी वेलोसिटी 22 मीटर पर सेकेंड है। व्हाई इट इज सोर्स? बिकॉज इट इज ब्लोइंग द हॉर्न। ऑब्जर्वर सेकेंड कार है जो लिसन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अप्रोच कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वर को ज्यादा सुनाई देगा। ऑल्दो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो थी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 400 थी, लेकिन सुनाई कितना दे रहा है? 448। दैट इज डॉपलर इफेक्ट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 42। ये नीट 2017 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। मैं रीड करता हूं। अ सायरन emitting a sound of frequency 800 hertz move away from the observer towards a cliff at a speed of 15 meter per second. Then the frequency of sound that the observer hears in the echo reflected from the cliff is. Take velocity of sound in air as 330 meter per second. Again, this question is asked in NEET.
ये क्वेश्चन भी डॉपलर इफेक्ट पे है, इसके पहले वाला भी डॉपलर इफेक्ट पे था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक सोर्स है, ठीक है, क्वेश्चन को समझ लो फिर मैं बताता हूं आपको। एक सोर्स है, सोर्स जो है वो क्या कर रहा है, क्लिफ की तरफ, दिस इज सोर्स ऑफ साउंड, तो इस साउंड पे एमिट कर रहा है, और क्लिफ की तरफ, दिस इज क्लिफ, इसकी तरफ मूव कर रहा है। कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, इट इज मूविंग विथ 15 मीटर पर सेकेंड। और यहां पे एक ऑब्जर्वर है जो क्या है, स्टेशनरी है, ठीक है, ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, तो इसकी वेलोसिटी हम बोलेंगे v0 is 0, दिस इज सोर्स, तो इसकी वेलोसिटी vs बोलेंगे। तो अब ये क्या कर रहा है, इसकी तरफ मूव कर रहा है विद साउंड एमिट करते हुए, तो वो साउंड जो है रिफ्लेक्ट होकर किधर आएगा, ऑब्जर्वर के पास आएगा। तो ऑब्जर्वर के पास आएगा तो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ आएगा, ठीक है। और किस स्पीड से वो साउंड वहां पे जा रहा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी 800 हर्ट्ज है, तो ये दिया हुआ है। तो बेसिकली सोर्स की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जर्वर स्टेशनरी 0, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज, रिफ्लेक्ट होके उसके पास आनी चाहिए। तो ये तो इसके करीब आ रहा है ना, ऑब्जर्वर के करीब आ रहा है सोर्स का साउंड, तो हियर फॉर्मूला विल बी n into v, नजदीक आ रहा है तो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी शुड इंक्रीज मींस पॉजिटिव इन न्यूमरेटर, v प्लस v अपॉन v माइनस vs, ठीक है। तो n कितना है 800, v इज गिवन एज कितना दिया क्वेश्चन में, v आपको 330, सो 330 प्लस 0, 330 माइनस 15, तो ये होगा 800 इंटू 330 अपॉन 315। नाउ टू सॉल्व दिस, इसको मैं यहां पे लेके आता हूं, 800 330 अपॉन 315। सी, if I divide it with 5 it becomes 66, right? If I divide with 5, 5 6 are 30, 1 5 15, that is 5 into 63 is 315. Now I will make an approximate analysis, इसको मैं approximately ये 800 as it is, ये 66 as it is, इसको 64 कंसिडर करते हैं, तो 8 8 जा 64 हो जाएगा, 8 1 जा 8, that is 100, ठीक है। अगेन आई कैन डिवाइड दिस 8 1 जा into 12.5, so ultimately it becomes 12.5 into 66. See, whatever I am doing is approximate analysis because you cannot use log in the paper. So 12.5 into 66, now you multiply 12.5 into 66, I can directly show you 66 into 5 will become 330, 66 2 जा 132, 132 plus 33 is 165, 66 1 जा 66 plus 16 82, one digit के बाद point, so it will be approximately 825 meter per second. Now see the 825 hertz frequency है. Now see the appropriate answer. Which one is closer to 825? First option is 765, not close. Second is 800. Third is 838. So 838 is far more close. So you can see that it is approximately equal to 838 hertz, which is option number C. तो ये भी डॉपलर इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन था बच्चा लोग। ऑब्जर्वर स्टेशनरी था, सोर्स एमिट कर रहा है और टुवर्ड्स द क्लिफ एमिट कर रहा है और क्लिफ से रिफ्लेक्ट होकर साउंड जा रहा है, ठीक है। देख लो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 43। Next is question number 44. मैं रीड करता हूं क्वेश्चन। A sonometer wire of length 1.5 meter is made up of steel. The tension in it produces an elastic strain of 1%. What is the fundamental frequency of steel if density and elasticity of steel are
7.7 into 10⁻³ kg per meter cube and 2.2 into 10⁻11 Newton per meter square respectively. Now this is the question of JEE Main 2013. एक सोनोमीटर वायर है जिसकी लेंथ दी गई है 1.5 मीटर, ठीक है. Then tension produced in it, the tension in it produces elastic strain. तो elastic strain दिया है, elastic strain as 1%. तो elastic strain बोला तो change in length upon original length is given as 1%. 1% could be written as, it could be written as 0.01. That is 1 divided by 100. What else is given? Density. Density of steel is given as 7.7 into 10⁻³ kg per meter cube. Right? Yeah. And modulus of elasticity. That is Young's modulus elasticity Y is given as 2.2 into 10⁻11 Newton per meter square. This data is given. And what has been asked? What is the fundamental frequency of steel? N. तो ये जो क्वेश्चन है सोनोमीटर वायर है. सोनोमीटर वायर मतलब स्ट्रेच वायर, और स्ट्रेच वायर का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर is given by n is equal to 1/12 square root of T by m, where m is mass per unit length. ठीक है, m जो होता है मास पर यूनिट लेंथ होता है. तो अब हम लोग जो है ना इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, मुझे पता है यहाँ पे टेंशन की जरूरत है, दिया हुआ नहीं है, in order to obtain fundamental frequency, right? Further, I know what else I required. Mass per unit length है, m is mass upon length, that is capital M upon L. Now here, this mass upon length, mass could be written as density into volume upon length. और किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है. तो वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इंटू लेंथ अपॉन लेंथ. तो ये कट जाएगा. तो अल्टीमेटली मास पर यूनिट लेंथ क्या हो गया? डेंसिटी इंटू एरिया. क्यों किया मैंने ये? क्योंकि मेरे को मास पर यूनिट लेंथ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए किया. ठीक है, तो इसलिए अब ये जो फॉर्मूला है n का क्या हो जाएगा? 1/12 स्क्वायर रूट ऑफ T बाय m था, m के बदले इट बिकम्स रो इंटू ए. यहां तक कोई तकलीफ? लेट इट बी इक्वेशन 1. नाउ इलास्टिसिटी का कंसेप्ट मुझे पता है. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ठीक है, तो y एज इट इज, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स इज टेंशन एंड एरिया इज ए. स्ट्रेन, इलास्टिक स्ट्रेन आपको दिया गया है 0.01, दैट इज 1%. तो T बाई ए चाहिए मुझे, तो ये उधर जाएगा, इट विल बी y इंटू 0.01. सो T बाई ए विल बिकम y. व्हाट इज y? इट इज 2.2 इंटू 10⁻11 इंटू 0.01. 0.01 मतलब 10⁻−2. 10⁻−2 11 कट के क्या हो जाएगा? 2.2 इंटू 10⁻9. तो अब मैं इक्वेशन 1 में आता हूं. Therefore इक्वेशन 1 becomes, अब इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इज 1/2 इंटू L इज 1.5. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन रो. व्हाट इज रो? दिस इज 7.7 इंटू 10⁻³ इंटू T बाई ए. कंसिडर इट एज T बाई ए. तो T बाई ए कितना है? 2.2 इंटू 10⁻9. ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा? 1/3 एज इट इज. दिस कुड बी रिटन एज 22 इंटू 10⁻8 हो जाएगा. ये 77 इंटू 10⁻2 हो जाएगा. तो ये 11 2 11 3 हो जाएगा. तो n विल बी आउटसाइड इज 1/3, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं इधर. 1/3 एज इट इज. देन नेक्स्ट, दिस इज 2/7. अब ये 10⁻2 ऊपर जाएगा तो 10⁻6 बनेगा. नाउ दिस 10⁻6 विल कम आउट ऑफ द रूट एज 10⁻3 अपॉन 3 इंटू √2/7.
10⁻³ is 1000 डिवाइड बाय 3। 2/7 जो होता है अगर सॉल्व करोगे तो इट विल बी 0.28 और रूट 0.28 अगर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.52। 0.52 मल्टीप्लाई बाय 1000 इफ यू विल डू यू विल गेट 520 डिवाइड बाय 3 एंड 520 डिवाइड बाय 3 जब करते हैं, दिस इज अप्रोक्सीमेट, एवरीथिंग इज अप्रोक्सीमेट, यू विल गेट 173.3 हर्ट्ज। ठीक है, यहां तक सब एग्जैक्ट था, बट इसके आगे आपको अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करना पड़ेगा क्योंकि आप लॉग यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये करके देख लेना बच्चों। ठीक है, नाउ 173.3 we got the answer, which is the closer answer. Now if you could see options are also far more different. तो 173 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। So it should be approximately 178.2 hertz, which is option number B. तो ये जो पार्ट है ना, ये प्योर कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक है, जो कंसेप्ट है वो यही है कि लेंथ दिया था 1.5 मीटर, इलास्टिक स्ट्रेन 1%, दैट इज 0.01, डेंसिटी इलास्टिसिटी गिवन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर जो होता है n इज इक्वल टू 1/12 स्क्वायर रूट ऑफ t बाय m होता है। यहाँ पे m जो होता है मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज मास अपॉन लेंथ। मास नहीं पता है तो ये नहीं निकाल सकते, लेकिन मुझे पता है मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ विल कैंसिल, मास पर यूनिट लेंथ विल बिकम रो। तो यही फॉर्मूला 1/12 स्क्वायर रूट ऑफ t बाय m जो था, 1/12 स्क्वायर रूट ऑफ t बाय m के बदले रो e। फिर स्ट्रेस इलास्टिसिटी से मुझे पता है यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, ये टेंशन अपॉन एरिया, स्ट्रेन इज गिवन। तो t बाय a निकाल लिया मैंने और फिर बाद में सब कुछ इस फॉर्मूले में डाल दिया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। तो मैं रीड करता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 45 ऊपर है। अ म्यूजिशियन यूजिंग एन ओपन फ्लूट ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस सेकेंड हार्मोनिक साउंड वेव। अ पर्सन रन टूवर्ड्स द म्यूजिशियन फ्रॉम अनदर एंड ऑफ द हॉल एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। If the wave speed is 330 meter per second, the frequency heard by the running person shall be close to. This is again JEE main 2019 question. क्वेश्चन को एक बार आप रीड करो, देखो। अब ये जो क्वेश्चन है ना बच्चा लोग, ये दो चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक फ्लूइड जो है ओपन ऑर्गन पाइप है, ठीक है, वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है साउंड, सेकेंड हार्मोनिक का, तो यहां से एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी, तो दिस फ्रीक्वेंसी विल बी सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है, यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड, म्यूजिशियन जो है अपने जगह पे खड़ा है, तो सोर्स ऑफ साउंड कितना है वो मिल गया। फिर एक ऑब्जर्वर उसकी तरफ आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे दो कंसेप्ट यूज हुए, एक ऑर्गन पाइप का और एक डॉपलर इफेक्ट का, तो दोनों को मिक्स करके इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो ठीक है, मैं देखो बताता हूं आपको। ओपन फ्लूइड इज नथिंग बट ओपन पाइप। ठीक है, इसका लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर, ऑलराइट, और वेव का स्पीड वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकेंड, 50 सेंटीमीटर कुड बी 5 मीटर। तो फॉर ओपन पाइप मुझे पता है ना बच्चे लोग, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन क्या होता है, एन होता है V/12, लेकिन ये फंडामेंटल है, आपको बोला गया है सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक ही बोला है ना, ये सेकेंड हार्मोनिक। तो सेकेंड हार्मोनिक जो होता है, फंडामेंटल इटसेल्फ इज फर्स्ट हार्मोनिक, N1 इज इक्वल टू 2N, दैट इज सेकेंड हार्मोनिक। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इज 2 इंटू V/12। तो सेकेंड हार्मोनिक कितना है, 2 इंटू V इज 330,
ठीक है, इंटू टू, एल इज 0.5, तो ये 2 इंटू 0.5 1 होता है, कट जाएगा, तो अल्टीमेटली इट विल बी 660 हर्ट्ज। ये जो है ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। दैट इज दी ऑर्गन पाइप का पार्ट। अब यहां पे क्या है, एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है जो मूव कर रहा है कितनी स्पीड के साथ, 10 किलोमीटर पर आवर के साथ। नाउ 10 किलोमीटर पर आवर इज नॉट एस यूनिट, तो 5/18 करेंगे, विल बिकम 50/18, 5 10 50/18, 25/9, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 9 2 18, कितना बचा, 7.6 66, 9 6 कितना होता है, इट बिकम्स 2.66। एम आई राइट? नहीं समझ में आता है तो करके देखो, 25 9, ठीक है, 9 2 18, 70 पॉइंट कितना होगा, 9 इंटू 7, 9 7 63, 7, तो इट कम्स आउट टू बी 2.77 मीटर पर सेकेंड। ये किसका वेलोसिटी हो गया, ऑब्जर्वर का। अब आपको समझना है, जो पर्सन है फ्लूइड बजाने वाला वो स्टेशनरी है, सोर्स ऑफ साउंड फ्लूइड इज स्टेशनरी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, वीएस इज 0। अब ऑब्जर्वर उसके पास भागते हुए आ रहा है, तो ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनेगा Na इज इक्वल टू एन इंटू वी प्लस वीओ अपॉन वी माइनस वी एस। अब यहां पे क्या क्या कटेगा देखो, n इज योर 660, v इज योर 330, ऑब्जर्वर वेलोसिटी 2.77, अगेन 330 माइनस वीएस इज 0। तो यहां पे Na जो है 660 इंटू 332.77 अपॉन 330 हो जाएगा। अब 330 कटेगा, एग्जैक्टली डबल होएगा, सो Na विल बी 2 टाइम्स 332.77। अब 332.77 का डबल करोगे, 14 प्लस 1 15, 4 प्लस 1 5, 6 6, so it comes out to be 665.54 हर्ट्ज। तो अब अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन दिया है 666 हर्ट्ज, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 666 हर्ट्ज। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, सही है। क्वेश्चन में फिर से समझाता हूं, दो केसेस मिक्स थे यहाँ पे। एक ऑर्गन पाइप फ्लूइड जिसका लेंथ दिया, वेलोसिटी दिया, उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/2L होता है, ठीक है। लेकिन आपको फंडामेंटल नहीं बोला, ये बोला कि ये सेकंड हार्मोनिक का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो सेकंड हार्मोनिक 2n होता है, तो 2n का वैल्यू डाला, तो ये सोर्स ऑफ साउंड का फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। फिर एक ऑब्जर्वर है जो मूव कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया, तो 25/9 विच इज 2.77। सोर्स ऑफ साउंड स्टेशनरी था, यहाँ पे ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स है, तो उसका डॉप्लर इफेक्ट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। फिर सॉल्व किया, वी गेट द आंसर 666। तो दिस इज विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो ये JEE मेन 2019 में पूछा था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, रीड करता हूं। A heavy ball of mass m is suspended from the ceiling of a car by a light string of mass small m, where small m is very small as compared to capital mass, ठीक है। When the car is at rest, the speed of the transverse wave in the string is 60 meter per second. When the car has acceleration a, the wave speed increases to 60.5 meter per second.
द वैल्यू ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेटिंग जी इज क्लोजेस्ट टू, ये JEE मेन 2019 का क्वेश्चन है। फिर से यहां पे क्वेश्चन को पहले समझो। ये कार की सीलिंग है, इस पे एक लाइट स्ट्रिंग के साथ, लाइट स्ट्रिंग जिसका मास है स्मॉल m, ठीक है, एक हैवी वॉल कनेक्टेड है जिसका मास है कैपिटल, ये दिया हुआ है। फिर बोला गया है कि जो छोटा m है ना वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू कैपिटल M, सो आगे मैं इसको निगलेक्ट कर दूंगा। नाउ नेक्स्ट, आगे जो कंडीशन है, जब कार रेस्ट पे थी तो इसके अंदर ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रिंग है इसलिए, तो ट्रांसवर्स वेव की जो वेलोसिटी है, कार इज एट रेस्ट, ये केस 1। तो इसमें जो ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी है v इज इक्वल टू 60.5 मीटर पर सेकेंड। एम आई राइट? नो, इट इज 60 डायरेक्टली, 60 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। तो v क्या होता है? v स्क्वायर रूट ऑफ t बाय m होता है। m इज मास पर यूनिट लेंथ, इसको मैं m डैश बोल देता हूं बिकॉज m ऑलरेडी यूज हुआ है। तो टेंशन कैसे दिया जाएगा? टेंशन दिया जाएगा mg टू m डैश। अच्छा, ऑब्वियसली पहले केस हो या बाद में केस हो, मास तो दोनों ही आएगा, लेकिन छोटा मास निग्लेजिबल इसलिए मैं एक ही मास ले रहा हूं, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट केस? तो ये क्या हो जाएगा? v के बदले 60 इज इक्वल टू mg m डैश, केस 1। सेकेंड केस में बोला है कार इज मूविंग एट एक्सेलरेशन a, तो एक्सेलरेशन a के साथ जो है कार मूव कर रहा है। तो जब ये कार मूव कर रहा है एक्सेलरेशन a के साथ, आपको बोला गया वेलोसिटी 60.5 मीटर पर सेकेंड, तो फिर ये क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू अगेन स्क्वायर रूट ऑफ t बाय m डैश विच इज m। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां पे जो एक्सेलरेशन है ये चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? अब कार मूव कर रही है, ठीक है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये होगा a डैश। अब तक क्या था? ग्रेविटेशन की वजह से g जा रहा था, अब a डैश भी जाएगा, अपना a भी जाएगा, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विल बी a डैश अपॉन m डैश। और ये जो a डैश है ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर निकाला जाएगा, या पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं इसको, अगर मैं रेक्टेंगल कंप्लीट कर दूं, ठीक है। पहले जो रेस्ट पे था इसलिए ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा था, अब एक्सेलरेशन भी है ग्रेविटी भी, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इस तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। तो अब यही इक्वेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सो v के बदले मैं लिख दूंगा 60.5 स्क्वायर रूट ऑफ m, a डैश विल बी रिटन एज नाउ दिस कुड बी आल्सो रिटन एज g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू हाफ, तो ये g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू हाफ लिख दूंगा अपॉन m डैश। दिस इज इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, इट विल बी 60.5 हियर एंड इट विल बी 60 ओवर हियर। यहां पे डिवाइड करता हूं तो m g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू हाफ अपॉन m डैश, हियर mg m डैश। तो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी। इट विल बी 60.5 अपॉन 60 इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर ले लू तो ये बनेगा g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू हाफ अपॉन g। अब इस g को भी मैं इस हाफ के अंदर ले लू, रूट के अंदर ले लू, अंदर वाले रूट के अंदर, तो g स्क्वायर बन जाएगा। सो दिस विल बिकम 60.5 अपॉन 60 इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये ऑलरेडी रूट में था, ये g को भी रूट में लूंगा तो g स्क्वायर हो जाएगा, है ना, रेज़ टू हाफ, ये रेज़ टू हाफ, ये भी रेज़ टू हाफ, तो टोटल मिलके कितना हो जाएगा? बोथ विल बिकम रेज़ टू 4। अब ये रेज़ टू 4 यहां पे आ जाएगा तो क्या बनेगा? फोर्थ पावर बनेगा। सो इट विल बी 60.5 अपॉन 60 रेज़ टू फोर्थ पावर, और यहां पे हो जाएगा g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर, फोर्थ पावर। ये 12 5 है, या फिर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो 5 12 और ये 12.1, तो 12.1 अपॉन 12 रेज़ टू 4। ये स्प्लिटिंग का डिनोमिनेटर करूंगा तो 1 प्लस a स्क्वायर बाय g स्क्वायर हो जाएगा। नाउ
If I solve this, it becomes 1.01 raised to 4 approximately. अब फिर से a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एक तरफ करूंगा, है ना, और ये उधर जाएगा माइनस होगा, तो 1.01 रेज टू 4 माइनस 1 अप्रोक्सीमेटली 1.05 माइनस 1 दैट इज 0.05 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर. तो मुझे चाहिए a की वैल्यू, तो a स्क्वायर विल बी g स्क्वायर विल गो दैट साइड विल बिकम g स्क्वायर इनटू 0.05. नाउ इफ आई टेक स्क्वायर रूट, तो a विल बी g इंटू रूट 0.05. सही है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a विल बी g इंटू 5/100, तो a विल बी g इंटू रूट ऑफ 1/20 बिकॉज 5/100 इज 1/20. इसको अगर देखेंगे तो g बाय रूट 20 विच इज अप्रोक्सीमेटली g बाय 5. तो g बाय 5 ढूंढो, कहां है g बाय 5? g बाय 5 इज योर फर्स्ट ऑप्शन. समझ में आया? 5 1 दा 5 2 दा 1/20 रूट 1/20 इज नथिंग बट 4 और 5 के बीच में आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा g बाय 5. तो बेसिकली यहां से आगे अगर देखते हो तो सब कैलकुलेशन पार्ट है. मेन लॉजिक यहाँ पे पहले कार रेस्ट पे v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t बाय m, ठीक है, एक्सेलरेशन रेस्ट पे तो नीचे आ रहा है वो, लेकिन जब कार मूविंग में तो एक्सेलरेशन वो नीचे भी आ रहा है ग्रेविटी की वजह से और आगे भी जा रहा है जो एक्सेलरेशन दिया है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये निकाला जाता है. तो इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 46. Next is question number 47. मैं रीड करता हूं क्वेश्चन, देखो. A string of length 1 meter and 5 gram is fixed at both ends. The tension in the string is 8 Newton. The string is set into vibration using external vibrator of frequency 100 Hz. The separation between two successive nodes on the string is close to. एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ 1 मीटर, मास 5 ग्राम, ग्राम विल नॉट डू, तो 5 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है. ये फिक्स्ड है बोथ एंड पे, ठीक है. देन टेंशन T 8 न्यूटन. The string is set into vibrator using external vibrator of frequency. तो n दे दिया इसका 100 Hz. Now the distance between successive node on the string. ये क्वेश्चन जो है JEE का ही है. सक्सेसिव नोड, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड पूछा है. तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड जो होता है वो λ/2 होता है, तो लैम्बडा निकालना पड़ेगा. तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली चीज स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के लिए n इज इक्वल टू 1/12 इंटू v, ठीक है, ये होता है. तो यहां से मैं क्या करूंगा बच्चा लोग, v निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे n दिया हुआ है, n दिया है 100, v नहीं पता, 2 इंटू l लेंथ भी दिया है, कितना है लेंथ 1, है ना. या फिर मैं इसको आसान तरीके से और सॉल्व कर सकता हूं. देखो ये दिया हुआ है, अब मैं आगे बढ़ता हूं. v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t बाय m. m इज मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज मास अपॉन l. 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 1, 5 इंटू 10⁻³. तो ये v क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ t 8 हो जाएगा, और ये 5 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ऊपर जाएगा, +3 बनेगा. 8000 डिवाइड बाय 5, 8 5 जा 40, है ना. या सिंपल सी बात है, 5 1 जा 5, हाउ मच इज रिमेनिंग 3 16. So it will be v is equal to root 1600
रूट 1600 इज नथिंग बट 40 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गया। अब मुझे पता है वी नो v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, तो लैम्बडा विल बी v बाय एन। v इज 40, n इज 100, so it will be 40 डिवाइड बाय 100, तो 0.4 मीटर हो गया। ये वेवलेंथ आ गई। अब अपने को ये नहीं पूछा है बच्चे लोग, अपने को पूछा है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, जो होता है लैम्बडा बाय 2। तो लैम्बडा जो है आपका 0.4 डिवाइड बाय 2 विच इज 0.2 मीटर, कुड बी रिटन एज 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन को समझो, लेंथ दिया है, मास दिया है, टेंशन दिया, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो आपको लैम्बडा निकालना था। तो सबसे पहले v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय एम किया हमने। यहां से क्या मिल गया? वेलोसिटी मिल गया, है ना। और वेलोसिटी से हमने क्या किया? v इज इक्वल टू एन लैम्बडा यूज करके एन लैम्बडा निकाला और फिर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड किया। ठीक है, कोई तकलीफ इसमें? ऑलराइट, जाओ मैं आगे। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48। देखो क्वेश्चन नंबर 48 मैं रीड करता हूं। इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लीनियर डेंसिटी 5 ग्राम पर मीटर is y is equal to 0.03 sin 450 t minus 9x, where distance and time are measured in SI unit. The tension in the string is। तो सबसे पहला तो आपको डेंसिटी दिया है, लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी जो होता है ना, m होता है, मास पर यूनिट लेंथ, इज गिवन एज 5 ग्राम पर मीटर। ग्राम नहीं चलेगा तो 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, आपको इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 0.03 साइन 450t माइनस 9x, राइट। हाँ, आपको टेंशन पूछा है, तो टेंशन के लिए हम क्या करेंगे? v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय एन करेंगे। तो यहां से अपना काम रहेगा v निकालने का। तो कंपेयरिंग above equation with standard equation. Now what is standard equation? y is equal to a sin omega t minus kx। कंपेयर करता हूं तो a कितना है? 0.03, ओमेगा कितना है? 450 और k कितना है? 9। सही है। पहले भी हम लोग कर चुके हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। एसएचएम के फर्स्ट पार्ट में, अपना इसके फर्स्ट पार्ट में वेव मैकेनिक्स की। मुझे पता है वेलोसिटी जो है कैसे दिया जाता है, इससे v जो है वो निकाला जाता है ओमेगा बाय k। तो इट इज 450 बाय 9, 450, 9 1 9 5 45, तो इट विल बी 50 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गया बच्चा लोग। अब क्या बचा? मुझे पता है v जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ t बाय m होता है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो t स्क्वायर विल बी t बाय m। मुझे चाहिए टेंशन, तो इट विल बी v स्क्वायर इंटू m। वैल्यूज डालता हूं, 50 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 10⁻³ 50 का स्क्वायर 2500, 5 इंटू 10⁻³। ठीक है। अब 25 5 125 और ये 00 एज इट इज 10⁻³, तो इट विल बिकम 12.5 न्यूटन टेंशन। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। 12.5 न्यूटन, यस वी हैव 12.5 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो था ये क्वेश्चन 48 था, सिंपल था एकदम, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओमेगा बाय के से हमने v निकाल लिया और v जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ t बाय m होता है, तो यहां से t भी मिल गया। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49।
क्वेश्चन नंबर 49, देखो मैं रीड करता हूं। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन एन ओपन ग्राउंड हियर्स द साउंड ऑफ जेट एरोप्लेन कमिंग फ्रॉम नॉर्थ at an angle 60 degree with the ground level, but he finds the aeroplane right vertically above his position. If v is the speed of the sound, speed of the plane is। ये क्वेश्चन JEE में 2019 में पूछा है, देख लो क्वेश्चन को मैं समझाता हूं बच्चे लोग। मान लो ग्राउंड है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, ये देख रहा है नॉर्थ है, नॉर्थ से एक प्लेन आ रहा है, प्लेन तो ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए। यहां से यहां पे जब ये प्लेन 60 डिग्री पे था तो उसको क्या सुनाई दिया? साउंड सुनाई दिया, मतलब इस डायरेक्शन से वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ठीक है। सामने से 60 डिग्री नॉर्थ से प्लेन आ रहा है, लेकिन जैसे उसने प्लेन को देखने के लिए ऊपर मुंडी उठाया तो प्लेन जो है उसके सिर के ऊपर था, प्लेन बाद में यहां पे पहुंच गया। तो ये इस डायरेक्शन में प्लेन ट्रैवल कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन, ठीक है। तो अब अगर v वेलोसिटी ऑफ साउंड है तो ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन कितना है ये पूछा गया, ठीक है। तो अब इसको निकालने के लिए इस डायरेक्शन का वेलोसिटी पता है, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी पता है। तो सबसे पहली चीज, जब प्लेन का साउंड यहां से यहां पे आया उसी वक्त इसने ऊपर देखा, तो जब साउंड यहां से यहां पे आया उसी टाइम पे प्लेन यहां से यहां पे गया, इसका मतलब दोनों का टाइम पीरियड सेम है। तो डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अब मैं ए बी जो होगा वो स्पीड ऑफ प्लेन दैट इज वीपी इनटू टाइम टी, इक्वेशन 1 बोलते हैं। फिर इसको सी बोल देता हूं। ए सी जो होगा वो स्पीड ऑफ साउंड, उसको भी उतना टाइम लगा इनटू टी हो गया, सही है। अब मुझे बताओ ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा, अल्टरनेट एंगल। नाउ यू शुड नो व्हाट इज कॉस थीटा। cos 60 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो 60 का ये 60 इसका एडजेसेंट क्या है? VP, और हाइपोटेन्यूस क्या है? V, सही है। रादर देन VP एंड V से AB और हाइपोटेन्यूस इज AC। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। व्हाट इज cos 60? cos 60 is half. What is AB? AB is VP into T. And what is AC? It is V into T. तो TT कट जाएगा, half will be VP upon V। मुझे velocity of plane चाहिए, तो ये V उधर जाएगा, तो VP will be V by 2, ठीक है। देख लो, फिर से समझाता हूं। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, यहां से एक प्लेन आ रहा है, इस तरफ जा रहा है प्लेन, साउंड जो है इस तरफ आ रहा है 60 डिग्री पे, लेकिन जैसे इसने ऊपर देखा तो प्लेन यहाँ पे आ गया था। तो जिस टाइम में साउंड यहाँ से यहाँ पे आया उस टाइम में प्लेन यहाँ से यहाँ पे गया। साउंड की वेलोसिटी v, प्लेन की वेलोसिटी v, ठीक है। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम से निकाल लिया, सॉल्व किया। तो दिस इज द रिलेशन। देखो कौन सा ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 49 था। नेक्स्ट इज 50। क्वेश्चन नंबर 50 मैं रीड करता हूं। A resonance tube is old and has jagged end. It is still used in laboratory to determine the velocity of sound in air. A tuning fork of frequency 512 Hz produces first resonance when the tube is filled with water to a mark 11 cm below a reference mark near the open end of the tube. The experiment is repeated with another fork of frequency 256 Hz, which produces first resonance when the water reaches a mark 27 cm below the reference mark. The velocity of sound in air obtained in experiment is close to। ये एक रेजोनेंस ट्यूब है, ओल्ड रेजोनेंस ट्यूब है, ठीक है। इस पे रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया दो अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क के साथ। पहला ट्यूनिंग फॉर्क की वैल्यू 512 हर्ट्ज था,
इसने क्या किया, इसने रेजोनेंस, फर्स्ट रेजोनेंस निकाला जब उसका एयर कॉलम का जो लेंथ था, ट्यूब का लेंथ था 11 सेंटीमीटर था, ठीक है, ओपन एंड से, ऊपर से, मतलब एक्चुअल लेंथ 11 सेंटीमीटर। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट जब 256 हर्ट्ज वाले ट्यूनिंग फॉर्क के साथ किया गया तो लेंथ मिला 27। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना हुआ इस एक्सपेरिमेंट में, रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट में, ये पूछा गया। तो दो अलग अलग केसेस है। सबसे पहला फॉर रेजोनेंस, जो फर्स्ट लेंथ है, पहली चीज तो रेजोनेंस में वी एन जो होता है V/4L होता है, क्योंकि क्लोज पाइप की तरह बिहेव करता है, ठीक है। फर्स्ट केस जो लेंथ है, फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ ऑलवेज ये होता है λ/4, ठीक है। या फिर मैं ऐसा बोलूं, जो दिया है वो प्लस एंड करेक्शन, ये एक्चुअली L1 हो गया। ये L कितना दिया है आपको फर्स्ट रेजोनेंस के लिए, इट इज गिवन एज 11, सो इट विल बी 11 प्लस E। तो यहां से N इज इक्वल टू V/4L है, तो L विल बी V बाय, इसको L1 बोलता हूं, L1 विल बी V/4N1 हो जाएगा। सही है बच्चा लोग। तो L1 की जगह पे 11 प्लस E डाल देते हैं, V4। कौन सा ट्यूनिंग फॉर्क लिया हमने फर्स्ट वाला, 512 हर्ट्ज का, तो इट विल बी 512। लेट इट बी इक्वेशन 1। फिर सेकेंड केस में क्या हुआ, सेकेंड केस में जो ट्यूनिंग फॉर्क यूज किया वो है 256 हर्ट्ज। अब सेकेंड केस में जो लेंथ है L2, सेम तरीके से उसका भी फर्स्ट रेजोनेंस ही है, बस लेंथ जो आया वो आया 27 प्लस E। तो अगेन यहां पे से हम लोग वही करेंगे, L2 विल बी V/4N2, तो L2 कितना है 27 प्लस E, V/4, व्हाट इज N2, 256, ठीक है। दिस विल बी इक्वेशन 2। नाउ वी विल subtract इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब 2 में से 1 को माइनस करना है। तो 2 क्या है, 27 प्लस E, ये क्या है 11 प्लस E, इज इक्वल टू V/4 इंटू 256 माइनस V/4 इंटू 512। दिस इज द केस। अब मैं इसको ओपन करूं तो ये बनेगा 27 प्लस E माइनस 11 माइनस E इज इक्वल टू, दोनों में से V/4 कॉमन ले लूं, इट विल बी 1/256 माइनस 1/512। सही है। नाउ प्लस E माइनस E विल कैंसल, 27 माइनस 11 विल गिव यू 16, इट विल बी V/4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 512 माइनस 256 अपॉन 256 इंटू 512। ऑलराइट, कोई तकलीफ इसमें, जाऊं मैं आगे। तो देखो जरा ध्यान दो, अब क्या हो जाएगा, ये 16 एज इट इज, V/4 एज इट इज 256, माइनस करते हैं 512 से तो वो 256 ही होता है, तो ये 256 कट जाएगा, ये 512 बचा और 4 बचा, दोनों मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा, तो यू विल गेट V एज 16 इंटू 4 इंटू 512। सही है। When you multiply 4 into 512, तो you will get 2048 into 16, ठीक है। अब 2048 into 16 करते हैं तो कितना होगा, टू 2048 into 16, 16 8s are how much, what is 16 8s are 128, 16 4s are 64, 64 plus 12, 64 plus 12 is 76, 16 0 is 7, 16 2s are 32. This is the answer you will get, that is 32768, but this will be in centimeter per second. क्यों, क्योंकि ये जो लेंथ थे ये सेंटीमीटर में थे, 11 सेंटीमीटर, L2 is 27 सेंटीमीटर, तो अब जब मीटर में करेंगे तो इट विल बिकम 327.68 मीटर पर सेकेंड। तो आप चेक करो 327.68 मीटर पर सेकेंड कौन सा ऑप्शन है,
दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, क्लोजर टू 328 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। रेजोनेटिंग लेंथ जो है अलग अलग दिया था, लेकिन फर्स्ट रेजोनेंस ही बोला था। इसके पहले हमने जो है ना रेजोनेंस के और 2 क्वेश्चन देखे थे, लेकिन वहां पे फर्स्ट एंड सेकेंड ऐसे कंपेयर किया, तो इसलिए हमने वहां पे एक लैम्बडा बाय 4 दिया था, तो सेकेंड 3 लैम्बडा बाय 4 दिया था। लेकिन यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क चेंज किया गया है और रेजोनेटिंग लेंथ दोनों का फर्स्ट ही रखा है, तो इसलिए कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, बस सब्ट्रैक्ट करो, सिंपल कैलकुलेशन के साथ सॉल्व करो। तो ये जो है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 50 है, इसका सही ऑप्शन है ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51। Next is question number 51. In an interference experiment, the ratio of amplitude of coherent waves is A1 by A2 is equal to 1 by 3. The ratio of maximum and minimum intensities of fringes will be GEE मेन 2019 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये ऑप्टिक्स में भी पूछा जाता है और यहाँ पे भी, क्योंकि हम लोग इंटेंसिटी के फॉर्मूले देख चुके हैं, तो यहाँ पे भी ये यूज हो सकता है। तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का कितना होगा ये पूछा गया है। अगेन दिस इज JEE मेन 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, तो अब Imax बाय Imin का फॉर्मूला मेरे पास क्या है? Imax बाय Imin, इसके 2 फॉर्मूले, स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस I2 अपॉन I1 माइनस I2 होल स्क्वायर, ये हम देख चुके हैं। या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तभी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3 स्क्वायर। 1 प्लस 3 इज 4 स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और ये 4, तो ये हो जाएगा 4, दैट इज 4:1। 4:1। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो कौन सा ऑप्शन है 51 का, इट इज 4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52। मैं रीड करता हूं 52। द प्रेशर वेव P इज इक्वल टू 0.01 साइन 1000 t माइनस 3x न्यूटन पर मीटर स्क्वायर corresponds to the sound produced by a vibrating blade on a day when atmospheric temperature is 0 degree. On some other day when temperature is T, the speed of sound produced by the same blade and at the same frequency is found to be 336 meter per second. Approximate value of T is JEE मेन 2019। अब यहाँ पे प्रेशर का इक्वेशन दिया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 52। P is equal to 0.01 sin 1000 t minus 3x न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो अब तक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता था, अब प्रेशर का इक्वेशन दिया। तो प्रेशर का इक्वेशन दिया तो मैं डायरेक्टली ये नहीं बोल सकता कि ओमेगा ये टी है, तो इसलिए मैं इधर वेलोसिटी के लिए हम लोग नॉर्मली बोलते थे ओमेगा बाय एक्स। अब ये वर्ड यूज किए बिना मैं बोलूंगा कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। मैं ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं समझ में आ रहा है? अल्टीमेटली मतलब वही है, ओमेगा बाय के ही होता है, लेकिन क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन नहीं प्रेशर का, इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है। तो ये वेलोसिटी v1 फर्स्ट केस के लिए बन जाएगा माइनस 1000 अपॉन माइनस 3। तो माइनस माइनस कट जाएगा, इट विल बी 1000 बाय 3, इट विल कम्स आउट टू बी 333.33 मीटर पर सेकेंड।
ये कब है? जब टेम्परेचर T1 0 डिग्री है। 0 डिग्री मतलब 0 + 273 दैट इज 273 केल्विन। ये फर्स्ट में। अब सेकेंड केस में आपको बोला गया है, सेकेंड केस में जब टेम्परेचर T है तो वेलोसिटी इज फाउंड टू बी 336 मीटर पर सेकेंड जब T2 T है। तो T2 दैट इज T कितना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में तो हमने कंपेयर करके फर्स्ट वेलोसिटी निकाल लिया जो फर्स्ट टेम्परेचर को करस्पॉन्ड कर रहा है। सेकेंड वेलोसिटी दिया, सेकेंड टेम्परेचर निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो V1 by V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 by T2। V1 कितना है? 333.3 अपॉन 336 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 इज 273 केल्विन एंड T2 इज T। तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 333 ले लूं तो ये हो जाएगा 1113 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 112 अपॉन 112 अप्रोक्सीमेटली 273/T। ठीक है, अब इसी को भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 0.99 273 अपॉन T। नाउ टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो 0.99 का जब स्क्वायर करते हैं देखो लेस देन 1 का स्क्वायर करते हो ना तो आंसर और छोटा होता है। तो ये हो जाएगा 0.98 अप्रोक्सीमेटली 273/T। तो मुझे T चाहिए तो इट विल बी 273 अपॉन 0.98। अब लेस देन 1 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसको जब सॉल्व करते हैं बच्चा लोग तो ये आता है आपका 277 केल्विन अप्रोक्सीमेटली। आप चेक कर लेना सॉल्व करके 277 केल्विन, उससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन ये केल्विन में है तो अपने को किस में चाहिए? डिग्री में। तो 277 माइनस 273 विल बी 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा है? चेक करो अप्रोप्रिएट ऑप्शन 4 डिग्री वाला अप्रोप्रिएट आंसर है सी। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 52। चेक करो बराबर से P का इक्वेशन से वेलोसिटी निकाला V1 T1, V2 दिया T2 निकालना था। अप्रोक्सीमेट एनालिसिस आगे फॉलो किए। 52 Next is question number 53. A string is clamped at both the ends and it is vibrating in its fourth harmonic. The equation of the stationary wave is y is equal to 0.3 sine 0.157x cos 200 pi t. The length of the string is, again JEE मेन का क्वेश्चन है। बोला गया स्ट्रिंग जो है दोनों एंड पे क्लैम्प किया गया और फोर्थ हार्मोनिक है। तो ये स्ट्रिंग है क्लैम्प्ड एट बोथ द एंड और फोर्थ हार्मोनिक। फोर्थ हार्मोनिक मतलब फोर्थ लूप्स 1 2 3 4 फोर लूप में स्ट्रिंग क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। तो इसका लेंथ जो है ये नोड है, नोड 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 λ/2 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 λ/2। तो टोटल लेंथ कितना हो गया? 4 λ/2 बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज λ/2। तो यहां से ये हो जाएगा 2 लैम्बडा। तो मुझे जो लेंथ चाहिए वो एक्चुअली क्या है? 2 टाइम्स लैम्बडा दैट इज वेवलेंथ। तो अब मुझे वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ निकालने के लिए मुझे एक रिलेशन दिया गया है y इज इक्वल टू 0.3 sin 0.157x and cos 200 pi t। ये क्वेश्चन एक रिलेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको मैं कंपेयर करता हूं, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद y is equal to a sin kx cos ओमेगा टी। तो a जो है 0.3 है, k जो है 0.157 है एंड ओमेगा इज 200 पाई। ठीक है, अच्छा मुझे वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ इसमें से किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेवलेंथ डिपेंड करता है k पे। k जो होता है वो होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा। देयरफॉर 2 पाई अपॉन लैम्बडा कितना हो गया? 0.157।
तो वेवलेंथ जो चाहिए वो 2 पाई अपॉन 0.157 हो जाएगा. इट विल बी 2 इंटू 3.14 अपॉन 0.157. अगर अब ध्यान देते हो ये जो है ना एग्जैक्टली इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 3.14 1.57 इंटू 10⁻⁻1. ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, 2 हो जाएगा. तो 2 2 4 और ये -1 ऊपर जाएगा 40. सारे के सारे यूनिट ऐसा बोला है तो मीटर हो जाएगा. दिस इज वेवलेंथ. ठीक है. अब लेंथ क्या है? 2 टाइम्स लैम्बडा है ना, तो इट विल बी 2 इंटू 40 विल बिकम 80 मीटर. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था. फर्स्ट पार्ट में फोर्थ हार्मोनिक बोला है. फोर्थ हार्मोनिक का मतलब होता है फोर्थ लूप. तो लेंथ विल बी लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा बाय 2 4 लैम्बडा बाय 2. और फिर कंपेयर करके के निकाला और के के साथ हमने इसको वेवलेंथ निकाला और वेवलेंथ को वापस से रीसब्स्टिट्यूट किया. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 53. इसका करेक्ट ऑप्शन देखो बच्चा लोग 80 मीटर. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट इज 54. Two cars A and B are moving away from each other in opposite direction. Away from each other in opposite direction. Both the cars are moving with a speed of 20 meter per second with respect to the ground. If an observer in car A detects frequency 2000 Hz of the sound coming from car B, what is the natural frequency of this sound source in car B? Speed of sound in air is 340 meter per second. This question is based on Doppler effect. दो कार है, कार A, कार B. ठीक है. दोनों की स्पीड सेम है 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब कार A जो है ना डिटेक्ट कर रहा है, मतलब कार A जो है ऑब्जर्वर है. इट इज ऑब्जर्वर. तो ये डिटेक्ट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है. और कार बी जो है ना वो सोर्स है, इसकी वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकेंड है. बोला गया दोनों 20 मीटर पर सेकेंड के साथ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं. और ए ऑब्जर्वर है तो इसने क्या डिटेक्ट किया? ए ने ऑब्जर्व किया अपैरेंट फ्रीक्वेंसी उसको मिल रही है 2000 हर्ट्ज. और ये कैसे जा रहे हैं? मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम ही मिलेगी. तो कितना नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ये क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन बेसिकली डॉपलर इफेक्ट का है. तो यहां पे बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. सही है. ये डॉपलर इफेक्ट का केस है. जब दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी. तो कम होगी तो न्यूमरेटर में माइनस साइन और डिनोमिनेटर में प्लस साइन. अब Na की वैल्यू है 2000. n निकालना है. अब वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड दिया है 340. ये दिया हुआ है आपको. v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड. सो इट विल बी 340 माइनस 20 अपॉन 340 प्लस 20. तो इसको मैं सॉल्व करता हूं. n 340 माइनस 20 विल बी 320 एंड दिस विल बी 360. कट जाएगा ये. तो यहां पे आ जाएंगे हम लोग. तो इट विल बी 2000 n इंटू 32 बाई 36. 4 8 जा 4 9 जा. तो n विल बी, ये 9 उधर जाएगा, 2000 इंटू 9 और ये 8 डिवाइड हो जाएगा. सही है. अब ये 4 2 जा और 4 5 जा 20. 500 हो जाएगा. अब 2 1 जा और 2 25 जा. तो इट विल बी 250 इंटू 9. अब 25 9 जा होता है 225 और ये 0. तो एक्चुअल में आपका आंसर आया 2250. दिस इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी. तो दो कार थी ए और बी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से दूर जा रही, नजदीक नहीं आ रही, दूर जा रही है. तो ऐसा जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के साथ. एक सोर्स ऑफ साउंड एमिट कर रहा है, दूसरा सुन रहा है. तो एक ने एमिट किया एन के साथ, दूसरे ने सुना
2000 के साथ। तो n ने एक्चुअल में कितना एमिट किया है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो पूछा गया। ठीक है, तो ये डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 54। तो ये कहां ऑप्शन है 2250, इट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55। A string 2 meter long and fixed at its end is driven by a 240 Hz vibrator. The string vibrates in its third harmonic mode. The speed of the wave and fundamental frequency is. ठीक है, अगेन स्ट्रिंग के ऊपर क्वेश्चन है। एक स्ट्रिंग है जो 2 मीटर लॉन्ग है, ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर बोला गया है फिक्स्ड एट इट्स टू एंड द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक मतलब क्या होगा बच्चा लोग, अब 3 लूप होंगे, 2 3, तो ये लैम्बडा बाय 2, ये भी लैम्बडा बाय 2, ये भी लैम्बडा बाय 2, तो L जो हो जाएगा 3 लैम्बडा बाय 2 हो जाएगा, है ना। और लेंथ जो है वो 2 दिया था अपने को, तो यहां से लैम्बडा जो है 2L बाय 3 हो जाएगा। तो लैम्बडा जो है 2 2 जा 4, है ना, बाय 3, 4 बाय 3, ये लैम्बडा मिल चुका है। अब देखो अपने को पूछा क्या है, उसकी तरफ जाते हैं। स्पीड पूछा है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा है। ठीक है, और n दे दिया है, कितना दे दिया है 240 हर्ट्ज। नाउ देखो थर्ड मोड ये हो गया ना, थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक का मतलब क्या है? थर्ड हार्मोनिक का मतलब होता है स्ट्रिंग के लिए n इज फंडामेंटल, n1 इज इक्वल टू 2n, n2 इज इक्वल टू 3n। ये फर्स्ट हार्मोनिक होता है, ये सेकेंड हार्मोनिक, एंड दिस इज थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, और ये यूनिजन है इसके साथ, तो n विल बी 3n, थर्ड हार्मोनिक बोला तो n कितना हो जाएगा, कैपिटल N डिवाइड बाय 3, दैट इज 240 डिवाइड बाय 3 विल बी 80 हर्ट्ज। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये हो गया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल चुका है, वेवलेंथ मिल चुका है, अब पूछा है स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, व्हाट इज द फॉर्मूला टू ऑब्टेन स्पीड? स्पीड ऑब्टेन करने के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, n इज इक्वल टू v बाय 2l, है ना। स्ट्रिंग के लिए यही फंडामेंटल होता है, तो v इज इक्वल टू 2 इंटू n इंटू l। 2 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है 80, लेंथ कितना है 2 दिया हुआ था, तो 2 2 जा 4, 8 4 जा 32। तो बेसिकली इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी मुझे। ठीक है, बस n इज इक्वल टू 240 हर्ट्ज था। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन होता है, फिर सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक करके हमने क्या किया, थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है ऐसा बोला है। तो n जो दिया है वो थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है 3n, तो n विल बी n बाय 3, तो n निकाल लिया फंडामेंटल, ये पूछा था। फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होता है v बाई 2l होता है, तो v इज इक्वल टू 12 इंटू लेंथ करके हमने वेलोसिटी भी निकाल लिया। तो आपका फ्रीक्वेंसी 80 हर्ट्ज है और वेलोसिटी 320 है, तो चेक करो कहां पे है 80 हर्ट्ज और 320, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 55। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56। देखो मैं रीड करता हूं क्वेश्चन नंबर 56। अ स्टेशनरी सोर्स एमिट्स साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। एक स्टेशनरी सोर्स है जो 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है। ठीक है, टू ऑब्जर्वर्स मूविंग अलोंग अ लाइन पासिंग थ्रू द सोर्स डिटेक्ट साउंड टू बी ऑफ फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज एंड 530 हर्ट्ज। The respective speeds in meter per second are given. The speed of sound is 300 meter per second.
बच्चों लोग डॉपलर इफेक्ट का केस है, दो केस है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या करना है आपको, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सोर्स जो है स्टेशनरी बोला है, सोर्स स्टेशनरी का मतलब Vs जो है वो 0 है, और फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी सोर्स कितना एमिट कर रहा है, 500 हर्ट्ज का। अभी आपको दोनों केस में ऑब्जर्वर का फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब लेट्स से Na1 फर्स्ट अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एक ऑब्जर्वर को मिला 480 हर्ट्ज। अब देखो बच्चों, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो था 500 हर्ट्ज था और उसको अपेरेंट 480 सुनाई दिया, कम सुनाई दिया। तो कम कब सुनाई देगा, जब ऑब्जर्वर जो है अवे मूव करेगा सोर्स से, तब उसको कम सुनाई देगा। तो इसलिए केस 1 में ये लेता हूं और इसमें बोलता हूं ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स। देखो ये किधर दिया नहीं है, अवे मूव कर रहा है, टुवर्ड्स मूव कर रहा है, लेकिन ये आपको पता करना है। कैसे पता चला, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 500 थी, अपेरेंट उससे कम है, तो कम है तो इसका मतलब दूर जाएगा तब कम होएगा। तो यहां से Na1 जो होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी V कम है, इसलिए न्यूमरेटर में माइनस V प्लस Vs फॉर्मूला है, लेकिन Vs 0 है। तो Na1 कितना है, 480 है ना, और N कितना है, 500। V इज गिवन एज 300 माइनस VO1 बोलेंगे जो निकालना है पहले ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। V इज अगेन 300 एंड Vs इज 0। तो ये हो जाएगा 480 इज इक्वल टू 500, 300 माइनस VO1 अपॉन 300। 2 0 कट जाएंगे। अब ये 5 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 480 डिवाइड बाय 5 इट विल बी 300 माइनस VO1, 496 है। एम आई राइट? 4 5 था अपना, 5 9 था 45, कितना बचा, 3 बचा 60। तो 96 इज इक्वल टू 300 माइनस V01, या V01 जो है अब कितना हो रहा है चेक करो। कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? ठीक है, सो V01 नाउ विल बिकम, ओके हियर 3 भी है ना, इसलिए therefore 96 into 3 is equal to 300 minus V01। तो अब क्या हो जाएगा, ये V01 चाहिए मुझे, 96 into 3, 6 3 18, 9 3 27 plus 1 28 माइनस V01। तो माइनस V01 उधर जाएगा, प्लस बनेगा, और ये 300 माइनस 288, तो 300 माइनस 288 विल बिकम 12 मीटर पर सेकेंड। मैं यहाँ पे 3 यूज नहीं कर रहा था चलो, इसलिए V स्टक हो गया। ओके, ये 3 मैं भूल गया था। नाउ मिल गया पहला। अब केस 2, केस 2 में क्या है, अपैरेंट फ्रीक्वेंसी जो है ना, बोला गया है हाउ मच इट इज गिवन, अपैरेंट फ्रीक्वेंसी इज 530 हर्ट्ज। अब 530 हर्ट्ज है तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा कब सुनाई देगा, जब वो टुवर्ड्स मूव करेगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। तो इसका फॉर्मूला बनेगा Na2 इज इक्वल टू N, स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा है इसलिए प्लस ऊपर और माइनस नीचे, तो VO। तो Na2 कितना है 530, N इज 500, V इज 300 प्लस VO2 300 माइनस 0। सो 530 500 300 प्लस VO2 अपॉन 300, फिर से कट जाएगा 0 0। अब यहाँ पे 5 उधर जाएगा, डिवाइड होगा। सो 530 अपॉन 5 इज इक्वल टू 300 प्लस VO2 अपॉन 3। तो 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 5 1 जा 5, सही है, 3 जाएगा नहीं, 0 6, तो ये 106 हो गया। सो इट विल बी 300 प्लस VO2 अपॉन 3। अब ये 3 उधर मल्टीप्लाई होगा, तो 6 3 जा 18, 1 इधर, 3 1 जा 3, और ये 300 प्लस VO2। मुझे VO2 चाहिए तो 300 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, इट विल बी 318 माइनस 300 एंड VO2 आई विल गेट एज 18 मीटर पर सेकेंड।
तो जो दो ऑब्जर्वर है उनकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड एंड 18 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड जो बाहर की तरफ अवे की तरफ मूव कर रहा है और 18 मीटर पर सेकेंड जो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अपैरेंट फ्रीक्वेंसी से कम है इसलिए मूविंग अवे, अपैरेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा इसलिए मूविंग टूवर्ड्स। बाकी उसके हिसाब से फॉर्मूले बनते हैं। रेस्ट इज कैलकुलेशन। तो चेक करो कहां 12 और 18 वाला ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57। मैं रीड करता हूं क्वेश्चन नंबर 57। 3 सिमिलर वायर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी N1, N2 and N3 are joined together to make one wire. Its frequency will be, मतलब 3 वायर्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी N1, N2, N3 है, उनको ज्वाइन किया, एक वायर बनाया, तो उनकी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी एक अक्षय वायर की। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे पता है बच्चा लोग n इज इक्वल टू 1/2l स्क्वायर रूट ऑफ t/m होता है ना, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इससे क्या पता चलता है, लॉ ऑफ लेंथ से n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। सही है, इसका मतलब प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, nl इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर nl कांस्टेंट है तो आई विल से n1l1 इज इक्वल टू n2l2 इज इक्वल टू n3l3 इज इक्वल टू कांस्टेंट की। सही है ना, तो यहां से L1 क्या होगा, अगर मैं फर्स्ट पार्ट लू तो ऐसा बोल सकता हूं N1 L1 इज इक्वल टू K, तो आई विल से दैट L1 विल बी K बाय N1, N2 L2 इज ऑल्सो K, L2 विल बी, ये N2 उधर जाएगा, K बाय N2। सिमिलरली N3 L3 विल बी K, तो L3 विल बी K बाय N3। अब तीनों वायर का लेंथ L1 L2 L3 रहेगा, तीनों को जोड़ा एक वायर बना है, तो टोटल लेंथ L बनेगा, वो क्या बनेगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 बनेगा। सही है, अगर ये ऐसा है तो NL इज ऑल्सो K ना, तो फ्रॉम दिस आई विल से L इज इक्वल टू K बाय N। तो देखो L के बदले मैं K बाय N डाल दूंगा, L1 के बदले K बाय N1, L2 can be written as K by N2, L3 can be written as K by N3. Now K by N is equal to K by N सबसे कॉमन ले लूं तो 1/N1, 1/N2, 1/N3, K कट जाएगा, so I will get 1/N is equal to 1/N1 plus 1/N2 plus 1/N3। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1/N is equal to 1/N1 plus 1/N2 plus 1/N3। सिंपल है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है जिससे लॉ ऑफ लेंथ ये बनता है। इसका मतलब NL कांस्टेंट है, तो NL इज इक्वल टू K है, तो इधर से K क्या मिल रहा है, मतलब L क्या मिल रहा है, K बाय N। तो ये सब भी K होगा, तो इंडिविजुअल लिया, हर एक का निकाला, टोटल लेंथ क्या होगा, एडिशन होगा, K कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। तो दिस इज विच ऑप्शन बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर बी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58। मैं रीड करता हूं क्वेश्चन नंबर 58। देखो, अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज is used in an experiment for measuring speed of the sound V in air by resonance tube method. Resonance is observed to occur at two successive lengths of air column. L1 is equal to 30 centimeter and L2 is equal to 70 centimeter. Then V is equal to, बहुत सिंपल है, रेजोनेंस का फॉर्मूले के ऊपर है, हम ऐसा पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, यहां पे रेजोनेंस की बात हो रही है, फॉर रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आपको दो लेंथ दिए है, L1 इज गिवन एज 30 सेंटीमीटर एंड L2 इज गिवन एज 70 सेंटीमीटर। अलग अलग लेंथ दिया है। अब अलग अलग लेंथ दिया है और फ्रीक्वेंसी n दी है आपको कितना, 480 हर्ट्ज। तो यू नो
n इज इक्वल टू v बाय 2 L2 माइनस L1 होता है रेजोनेंस के लिए, तो v कितना हो जाएगा 2n L2 माइनस L1, तो 2 इंटू 480, L2 इज 70 माइनस 30 सेंटीमीटर है, इसलिए मीटर के लिए 10⁻², सही है। तो 2 इंटू 480, 70 माइनस 30 इज अगेन 40, 10⁻²। अब -2 है तो ये 2 0 कट जाएगा, इट विल बी 2 इंटू 48 इंटू 4, तो 48 इंटू 2 जो होता है वो 96 होता है। अब 96 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 6 4 द 24, 4 इधर 2 इधर 9 6 4 द 36 36 38, तो इट विल बी 384 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रेजोनेंस ट्यूब के ऊपर है, दो लेंथ दिया है, तो कैसे निकाली जाती है वेलोसिटी। तो कौन सा ऑप्शन है 384 वाला, ऑप्शन नंबर सी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है बच्चा लोग, रेजोनेटिंग ट्यूब के लिए फ्रीक्वेंसी दिया था, ऑसिलेटर जो जनरेट कर रहा है ट्यूनिंग फॉर 480 हर्ट्ज वाला, और दो रेजोनेटिंग लेंथ दी है, तो कितना वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो पूछा है आपको। तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीके से n इज इक्वल टू v/2 L2 माइनस L1 यूज करके सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59। रीड करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 59, देखो। Two sources of sound S1 and S2 produce sound wave of same frequency 660 Hz. A listener is moving from source 1 towards source 2 with a constant speed u meter per second, and he hears 10 beats per second. The velocity of sound is 330 meter per second. Then u is equal to, देखो क्वेश्चन की तरफ एक बार रीड करो। दो सोर्स है, एक इधर भी है S1 एक इधर भी S2, दोनों के दोनों साउंड एमिट कर रहे कितना 660 हर्ट्ज का। एक ऑब्जर्वर है, इससे इसकी तरफ जा रहा है, तो इससे इसकी तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट लगेगा, सोर्स यहाँ पे भी स्टेशनरी, ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, और वही ऑब्जर्वर इसके करीब जा रहा है, सोर्स स्टेशनरी मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। अब उसको दोनों साउंड सुनाई देगा बच्चा लोग, ठीक है, क्योंकि बीच में, लेकिन एक का जो सोर्स 1 का साउंड धीरे धीरे कम होते जाएगा, सोर्स 2 का साउंड धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, क्योंकि सोर्स ए से दूर हो रहा है इसलिए कम हो रहा है, और सोर्स जो 2 है उसके करीब जा रहा है इसलिए उसका साउंड बढ़ेगा। तो यू कितने स्पीड का है ये पूछा गया। तो देखो मैं इसको समझाता हूं, ये सोर्स है, सोर्स 1, यहां पे जो है सोर्स 2 है, दोनों की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 660 हर्ट्ज है। यहां पे एक यू है जो इधर मूव कर रहा है, तो यहां पे केस 1 बनेगा और यहां पे केस 2 बनेगा, दोनों डॉपलर इफेक्ट होंगे काम। तो केस 1, ऑब्जर्वर इज मूविंग, ये ऑब्जर्वर है ना, इस सोर्स से ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स से अवे हो रहा है, तो यहाँ पे जो पहला फ्रीक्वेंसी आएगा उसको Na1 बोलते हैं। तो क्या होगा, n नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो v अवे जा रहा है, तो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी जो उसको सुनाई देगी वो कम देगी, तो v माइनस वी अपॉन v प्लस vs, ये फॉर्मूला होगा। n इज 660, सही है। v कितना दिया है आपको, v दिया है आपको 330, क्वेश्चन में दिया हुआ, माइनस वी, ऑब्जर्वर u के साथ जा रहा है, ठीक है, फिर से v 330 और vs सोर्स 1 स्टेशनरी है तो 0 हो जाएगा बच्चा लोग, तो ये बनेगा 660, ठीक है, 330 माइनस u अपॉन 330, तो ये कट के 1 द 2 द, तो Na1 विल बी 2 इंटू 330 माइनस u, इक्वेशन 1। ये केस पहला हो गया, ठीक है। अब केस 2 में क्या है, केस 2 में यहां से है, तो ऑब्जर्वर जो है ना अब इसके रिस्पेक्ट में इसके करीब आ रहा है, तो केस 2 बनेगा ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स, नजदीक जा रहा है ना तो टूवर्ड्स होगा, पहले में अवे था, फर्स्ट वॉज अवे, अब इसके करीब जा रहा है, टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। तो
क्या बनेगा ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी अब बढ़ेगा तो इट विल बी v प्लस वी, न्यूमरेटर में प्लस होगा डिनोमिनेटर में माइनस होगा, तो इट विल बी n इज अगेन 660, v इज 330, vo इज u 330 माइनस 0, तो ये बनेगा 660 330 प्लस vu अपॉन 330, तो दिस विल कैंसल एंड विल बिकम 2, तो Na2 विल बी 2 टाइम्स 330 प्लस u, इक्वेशन 2। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इनको, क्यों सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे को बोला गया बीट, ये दोनों कितने बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट प्रोड्यूसेस 10 बीट्स। अब 1 माइनस 2 करूं या 2 माइनस 1 करूं, बीट में बड़ा माइनस छोटा किया जाता है। अब देख के बताओ बड़ा किसका आएगा, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब 2 माइनस 1, तो Na2 माइनस Na1 करूंगा। क्यों Na2 माइनस Na1 कर रहा हूं, क्योंकि प्लस साइन मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी, माइनस साइन है मतलब कम फ्रीक्वेंसी, तो Na2 इज 2 टाइम्स 330 प्लस u, और ये माइनस 2 टाइम्स 330 माइनस u, और ये दिया है दिस इज बीट, कितना बीट्स दिया है, इट प्रोड्यूसेस 10 बीट्स, तो 10 इज इक्वल टू, नाउ 2 आई विल टेक कॉमन, 330 प्लस u माइनस 330, माइनस माइनस विल नाउ बिकम प्लस u, तो 330 माइनस 330 विल कैंसल, 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स u प्लस u 2u, तो u विल बी 10 डिवाइड बाय 2 टू 4, 10 डिवाइड बाय 4 इज नथिंग बट 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इसको आप डिफिकल्ट में कैटेगराइज कर सकते हो। दो डॉपलर इफेक्ट का प्रिंसिपल यूज करना था, दो सोर्स है, ऑब्जर्वर यहां से यहां मूव कर रहा है, तो पहले केस के लिए इससे दूर जा रहा है मूविंग अवे, दूसरे केस के लिए इसके नजदीक आ रहा है मूविंग टुवर्ड्स, लेकिन दोनों का साउंड सुनाई देगा, तो बीट्स प्रोड्यूस होंगे, तो दोनों में कितना बीट प्रोड्यूस हुआ 10, लेकिन किसका माइनस करूंगा, Na1 माइनस Na2 करूंगा, Na2 माइनस Na1 करूंगा, बीट में डिफरेंस जो होता है बड़ा माइनस छोटा होता है, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, इसलिए Na2 माइनस Na1 करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 59। तो देखो ये 2.5 कौन सा ऑप्शन है, इट इज फर्स्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, मैं रीड करता हूं। अ स्मॉल स्पीकर डिलीवर्स 2 watt ऑफ ऑडियो आउटपुट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीकर विल वन डिटेक्ट 120 dB इंटेंसिटी साउंड, गिवन रेफरेंस इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज 10⁻12 watt पर मीटर स्क्वायर। अगेन ये JEE में 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अभी जो है ना ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे है ये क्वेश्चन, ठीक है, आप रीड करो, मैं बढ़ता हूं आगे। देखो यहाँ पे बच्चा लोग, यहाँ पे आपको सबसे पहले पावर दिया है 2 watt, ठीक है, और फिर इंटेंसिटी जो डेसिबल दिया है dB इज गिवन एज 120, ठीक है। देन व्हाट नेक्स्ट इज गिवन, रेफरेंस इंटेंसिटी ऑफ साउंड, रेफरेंस इंटेंसिटी 10⁻12 watt पर मीटर स्क्वायर। आपको बोला गया है अगर मेरे पास एक स्पीकर है 2 watt जिसका आउटपुट ऑडियो है, ठीक है, उसको कितने डिस्टेंस पे रखूं मैं ताकि मेरे को 120 डेसिबल इंटेंसिटी का साउंड नोट प्रोड्यूस हो। समझ में आया, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। स्पीकर है, साउंड देगा, साउंड जितना नजदीक रखोगे उतना ज्यादा देगा, उतना ज्यादा नॉइज होएगा, नॉइज डेसिबल में मेजर किया जाता है, तो मेरे को 120 dB का डेसिबल चाहिए, मतलब डेसिबल चाहिए, तो वो 2 watt आउटपुट वाला जो ऑडियो पावर स्पीकर है मेरे पास, उसको कितने डिस्टेंस पे रखूं, ये क्वेश्चन है, ताकि 120 डेसिबल मिले। तो अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला होता है डेसिबल इज इक्वल टू 10 log
दैट इज log टू द बेस 10 ही हो गया, I अपॉन IO, वेयर I इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड, I नॉट इज रेफरेंस इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो वैल्यू डालता हूं मैं, तो डेसिबल दिया है 120, इट इज 10 log I एज इट इज, I नॉट के बदले 10⁻⁻12 बिकॉज रेफरेंस इंटेंसिटी इज नथिंग बट I नॉट। सही है। अब ये 10 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो इट विल बी 12 इज इक्वल टू log टू द बेस 10 दैट इज I अपॉन 10⁻12। अब log उधर जाएगा तो क्या बनेगा, 10 टू द पावर, जैसे एक्सपोनेंशियल लॉग होता है ln होता है तो उधर जाता है e टू द पावर होता है, तो ये नेचुरल लॉग है टू द बेस 10 टू द पावर होता है, तो ये क्या बनेगा 10 टू द पावर 12 बनेगा, तो इधर बचेगा I अपॉन 10⁻12। ये समझो आप लोग, अगर log टू द बेस e है x है तो e बनता है, मतलब log टू द बेस ये है a है तो x बनता है e⁻8। सिमिलरली log टू द बेस 10x होगा a, तो यहाँ पे x जो है ना वो 10 टू द पावर a बनेगा। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ये एक्सपोनेंशियल के लिए होता है कि अगर log उधर जाएगा तो e पावर बनेगा, लेकिन नेचुरल में log उधर जाएगा तो 10 पावर बनेगा, तो log उधर जाएगा तो 10 पावर बनेगा। सही है। अब I चाहिए मुझे, ये 10⁻12 एज इट इज, 10⁻⁻12 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो I विल गेट एज 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये एक्चुअल इंटेंसिटी ऑफ साउंड मिला, ये रेफरेंस इंटेंसिटी था, लेकिन अपने को ये नहीं पूछा है, अपने को पूछा है कितने डिस्टेंस पे प्लेस करना है। तो हियर ये जो I होता है ये दिया जाता है P अपॉन 4πr², वेयर R इज द डिस्टेंस। सो इफ आई वांट R² उधर जाएगा, इट विल बी 4πi। P दिया है 2 सॉरी 4π, I हमने निकाला 1, तो R² विल बी 2 अपॉन 4π, ये 2 कट के R² विल बी 1 अपॉन 2π, R विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 2π, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3.14, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6.24। सही है। 28। अब इसको सॉल्व करना है। अब सीधी सी बात है, समझ के चलो आप लोग, स्क्वायर रूट ऑफ 4 से बड़ा है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और 9 से कम है, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो 2 से बड़ा है मतलब है ना, और 3 से कम है, तो ये इसके बीच में है, तो इट शुड बी 2.5 लेट्स सपोज अप्रोक्सीमेटली। अब 1 अपॉन 2.5 को अगर सॉल्व करना है तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 100, रादर देन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 100, इसको 10 कर दिया मैंने तो ये 25 हो जाएगा। 10/25, 10/25 बोला तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 10 और 5 5 25, दैट इज 2/5 विच इज नथिंग बट 0.4 मीटर। ठीक है। अब 0.4 मीटर ही क्या होता है 40 सेंटीमीटर होता है। तो देखो अलग टाइप का क्वेश्चन था, इंटेंसिटी रेफरेंस इंटेंसिटी दिया था, इंटेंसिटी ऑफ साउंड रेफरेंस इंटेंसिटी ऑफ साउंड का रिलेशन ये है, यहाँ से इंटेंसिटी निकाला और इधर से डिस्टेंस निकाला जाता है जो पूछा गया। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एनालिसिस यूज किया, इसका रूट हमने एज्यूम किया 2.5 और फिर ये 1/2.5 कैन बी रिटन एज 10/25, 5 2 5 5 2/5 0.4 मीटर विच इज नथिंग बट 40 सेंटीमीटर। तो ये अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है। तो यहाँ पे अपना वेव मैकेनिक्स खत्म होता है। थैंक यू।